Okay, so in today's lecture, what we will study? We will study WTO, ठीक है, World Trade Organization, and the labor standard which are framed by ILO, that is International Labour Organization. ILO ने frame किया labor standard, WTO ने frame नहीं किया है, ठीक है, ILO ने. So ये topic हम read करने वाले हैं. So do you have any idea about WTO and ILO? कुछ idea है? Have you heard before or studied at somewhere like in newspaper, magazine? ठीक है, वेल न्यूज़. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कैसे बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस अब हम्म. बिजनेस में कहाँ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करता है. हम्म. ठीक. और गुड. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेन लेबर लॉस के ऊपर फोकस करता है कि आप कि पूरी दुनिया में लेबर्स को स्पेशली बहुत लो प्राइस वाले, बहुत ही लो लेवल के लेबर्स को सही प्राइस मिल रहा है कि नहीं उनकी मेहनत का, ये देखता है. Yeah, good. Very good. So, first we will study WTO. So, what is WTO? WTO is actually a global international or intergovernmental organization. International है because ये सारे nation के लिए work करता है, and also intergovernmental है. Intergovernmental क्यों? Because जो बहुत सारे country के government, ठीक है, मिल के इस WTO में क्या करते हैं, work करते हैं, ठीक है, उसके rules and regulations को frame करते हैं, ठीक है. एंड ये क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड फैसिलिटेट करता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्मॉल, जो छोटा से छोटा प्रोडक्ट जो ट्रेड हो रहा है या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, टू द लार्ज, जो भी बड़े 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 जितने भी सामान है, ठीक है, जितने भी मशीनरीज है, हैवी मशीनरीज हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब के ट्रेड को ये मैनेज करता है, रेगुलेट करता है एंड फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन द डिफरेंट नेशंस, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड इट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स आपका रूल, ठीक है, जो भी आपको ट्रेड से रिलेटेड रूल्स चाहिए, ठीक है, कि आपको कितना टैरिफ लगाना है, कितना कोटा रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है, कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है, ठीक है, ये सब के ऊपर क्या करता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है. सो ये क्या कब फॉर्म हुआ था, ये एक्चुअली फॉर्म हुआ था ऑन 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, ये 1 जनवरी 1995 में फॉर्म हुआ था आफ्टर द माराकेश एग्रीमेंट, ठीक है. एक माराकेश नाम का प्लेस है, ठीक है, मोरक्को में, वहाँ पे माराकेश एग्रीमेंट हुआ था, उस प्लेस के नाम पे ही वो हुआ था, आपका एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, उसके बाद ये फॉर्म हुआ 1 जनवरी 1995 में, ठीक है. बट बिफोर देखो 1995 एट प्रेजेंट की बात है, ठीक है, अभी से तकरीबन तकरीबन मैं कहना चाहिए 25-26 साल के आसपास, ठीक है. सो इसके पहले क्या था, इसके पहले एक आपका एग्रीमेंट होता था जिसका नाम था GATT, ठीक है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था आपका 1948 में, ठीक है, 1948 में. तो इसके पहले ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मैटर्स थी, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो कौन कवर करता था, GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. बट इसमें क्या थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन नहीं थी, बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है. इम्पोर्ट जैसे कि ये ओल्ड ट्रेड था तो ओल्ड हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे. तो क्या किया गया, एक उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस किया गया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए, उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको. उसके बाद फाइनली एक माराकेश एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, इन 1994 माराकेश एग्रीमेंट MA. देन आफ्टर आपका क्या हुआ, WTO जो है फॉर्म हुआ ऑन 1 जनवरी 1995 में, ठीक है. द गोल इज टू हेल्प द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर टू कंडक्ट देयर बिजनेसेस. मैंने पहले ही बताया कि गुड्स है, आपकी सर्विसेज हैं, आपके एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट कितना करना है, ठीक है, इंपोर्ट कितना करना है, आप कितने लेवल तक इंपोर्ट कर सकते हो, कितना आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो होता है ये डील करता है. एंड इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं इस WTO में, 164 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट द WTO डू. तो WTO जो होता है बेसिकली रन किया जाता है बाय इट्स मेंबर गवर्नमेंट, बिकॉज WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको रन करने के लिए जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वही उसको रन करते हैं. वहाँ कोई ऐसा कोई 5 स्पेशल, जैसे होता है आपका, देखो एक यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है. कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? US, UK, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है, जिनके पास क्या है, स्पेशल वीटो पावर है, रशिया आर,
ठीक है, इनके पास स्पेशल वीटो पावर है, तो वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मोस्टली इनके अप्रूवल से बनता है। ठीक है, बट इन डब्ल्यूटीओ ऐसा नहीं है। डब्ल्यूटीओ में जो भी उसके मेंबर्स है, टोटल 164 जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, इन्हीं लोग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और यही फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आपका यूनाइटेड नेशन एंड योर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ऑल द मेजर डिसीजंस जो भी थे वो कौन लेता है, जो उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सब साथ में मिल के लेते हैं, मेंबरशिप एज अ होल, बाय देयर मिनिस्टर्स हु यूजुअली मीट एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में वो एक बार मिलते हैं, बाय देयर एम्बेसडर और अ डेलीगेट। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज खुद तो नहीं जाती, सारी कंट्री उठ के तो नहीं जाएगी, तो क्या होता है, एक हम एम्बेसडर या फिर एक डेलीगेट असाइन कर देते हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के लिए, वो जाके उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। नेक्स्ट अंडर दिस आपका फर्स्ट है ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, सो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, बेसिकली ट्रेड नेगोशिएशन में वर्क करता है कि हमको कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर एग्रीमेंट कराना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें जिसमें मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, पेटेंट पढ़ाया था पेटेंट एक्ट। यस और नो? कहाँ गए सारे के सारे, सो गए? काजल, अंकित? मैम हुआ था उस टाइम पे, अभी थोड़ा कम याद है। हाँ, तो पेटेंट जो है आपका, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है आपका जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं। एंड इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ फ्रेम होते हैं, आपके डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, आपके ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, नेगोशिएशन है, वो यहाँ फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये ऑल्सो बनाता है प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द परमिटेड एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग आईएनजी वाला, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको क्या करता है, कुछ एक्सेप्शंस देता है। एंड ऑल्सो लिबरलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइज करना मीन्स उनको कुछ फ्रीडम देना, कि कुछ स्पेशल स्पेशल क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी देना किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए। ठीक है, ये सब काम भी डब्ल्यूटीओ करता है। Next is implementation and monitoring. So WTO requires the government to make their trade policies transparent and by notifying the WTO about the law in force and measures adopted. तो WTO क्या करता है, हर कंट्री की पॉलिसीज को बोलता है कि आपको जो भी ट्रेड पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट बनानी है, कि हमको अगर किसी प्रोडक्ट में इतना परसेंट सेस या फिर ड्यूटी या फिर जो भी चीज़ें लगानी है, टैरिफ कोटास, तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो एक पर्सन से आप उसी प्रोडक्ट के लिए आप ज़्यादा टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, दूसरे ट्रेडर से उसी प्रोडक्ट के लिए अलग टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, कि अगर इफ़ द सेम प्रोडक्ट में 5% का आपका वो लग रहा है, तो सेकेंड प्रोडक्ट में भी 5% ही लगना चाहिए। ठीक है, सो ये है। एंड ऑल्सो डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ता है हमको कि हमने कौन कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं हमारे कंट्री में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये सारी एक एक बॉडी है। ठीक है, सो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो हमारी ट्रेड होती है, ठीक है, विद डिफरेंट नेशंस, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है, तो कॉमन सी बात है, जहाँ ट्रेड होता है वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, सो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ठीक है, एक डब्ल्यूटीओ में, या फिर आप खुद से भी रिजॉल्व करवा सकते हो जो भी आपका डिस्प्यूट है रिलेटेड टू द आपका ट्रेड सेटलमेंट से। सो डब्ल्यूटीओ प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द ट्रेड क्वारल्स अंडर द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनफोर्सिंग द रूल्स एंड देयर फॉर इंश्योरिंग दैट द ट्रेड फ्लोज स्मूथली। ठीक है, सो ये क्या करता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट एक बॉडी होती है। ठीक है, एक बॉडी है अंडर डब्ल्यूटीओ। वो क्या करती है, कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको सेटल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग द ट्रेड कैपेसिटी। सो डब्ल्यूटीओ जो होता है कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है टू डेवलपिंग कंट्रीज को, जो मैंने पहले ही बताया कि कुछ लिबरलाइजेशन और कुछ एक्सेप्शंस देता है डेवलपिंग कंट्रीज को। एंड दिस विल एंड इंक्लूडिंग द लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमको कितना लाइक टैरिफ लगाना है, नहीं लगाना है, कुछ प्रोडक्ट्स को फ्री में सेल होने के लिए देना है, ठीक है, अदर कंट्रीज के। सो उससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको अब डेवलपिंग कंट्रीज में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, डब्ल्यूटीओ कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है, स्पेशल टाइम देता है। ठीक है, and like measures to increase their trading opportunities and support to help them to build their trade capacity and to handle the dispute and implement the technical standard। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशली हेल्प करता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। सो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो होता है एक्चुअली क्वाइट लेंदी है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज दे आर ऑफ द लीगल टेक्स्ट। कॉमन सी बात है, एक बड़ा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसके जो टेक्स्ट हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, लीगल टेक्स्ट होंगे, ठीक है। एंड वो जो होता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर अभी एपीआई जो था, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कहाँ यूज होता है, हमारे मेडिसिन बनाने में यूज होता है, जहाँ जिसको हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये स्मॉल, छोटा से छोटा चीज से लेके बड़े से बड़े चीज तक के सारी ट्रेड को मैनेज करना, तो इसके लिए जो इसका डॉक्यूमेंट है, इसका एग्रीमेंट है, वो क्वाइट लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज बहुत सारे लीगल टेक्स्ट इन्वॉल्व हैं, एंड दैट इज वाई इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। दैट इज वाई क्या होता है, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको स्पेशल टाइम देता है, स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। नाउ बट द नंबर ऑफ अ सिंपल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रन्स थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हाँ, उसके अंदर कुछ सिंपल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिनको क्या करते हैं, फॉलो करना पड़ता है ईच एंड एवरी कंट्री को। सो इसके अंदर क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो देखना है। तो फर्स्ट है आपका है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कंट्रीज जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, एंड ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन खुद के प्रोडक्ट्स के साथ एंड फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ। लाइक हम जैसे इंडिया है, ठीक है, लेट से इंडिया, नेपाल, भूटान एंड नेट बांग्लादेश, ठीक है, हम लोग आसपास की जो कंट्रीज है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज है, वहां से क्या कर सकेंगे, हम लोग इजीली प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकेंगे, एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन द अपने अपने प्रोडक्ट। जैसे आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कॉटन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कॉटन की जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छा बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ से कोई प्रोडक्ट हमारे इंडिया में अगर इंपोर्ट होके आ रहा है, एंड इन द सेम वे हमारा खुद की कंट्री का कोई कॉटन का प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई बांग्लादेश से आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे कि 100 रुपए का जो सामान था, ठीक है, 100 रुपए का आपका कॉटन का क्लॉथ था, वो 200 रुपया हो जाए, एंड आप अपनी कंट्री में खुद अपना जो भी कॉटन का सामान है उसको आप क्या कर रहे हैं, 90 रुपीज में सेल करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि हर कंट्री के प्रोडक्ट को उतना ही रेस्पेक्ट देना है, उतना ही इक्वालिटी से ट्रीट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट, सर्विसेज या नेशनल जो भी होंगे। नेक्स्ट इज ओपननेस। ओपननेस बेसिकली मीन्स हम लोग क्या करते हैं, लोअर करते हैं ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है, बेसिकली हम ओपन करते हैं ट्रेड को बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं ट्रेड को, ठीक है। लेट्स से एन एग्जांपल कि अगर जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, सबसे पहले कौन आया, वास्को दी गामा आया, वास्को दी गामा आया ट्रेड करने के लिए टू कालीकट, ठीक है, कालीकट में आया, वहां से वो क्या करता था, ट्रेड में क्या लेके जाता था, आपका स्पाइसेस, ठीक है, काली मिर्च बहुत एक्सपेंसिव होती थी जो यूरोप में बिकती थी, ठीक है। सो ऐसा क्या हुआ, अगर वो ओपननेस नहीं होता, अगर वो उसको रूट नहीं मिला होता, तो वो यहाँ आके क्या ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाता, फिर और अदर जो कंट्रीज हैं, यूके है, यूएस है, फ्रेंच है, डच है, ठीक है, इन लोग क्या इंडिया में आ पाते नहीं। सो ओपननेस की बहुत जरूरत है ताकि हम क्या कर सके, हम लोग ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लाइक हमारा जो कस्टम्स ड्यूटी है, टैरिफ्स है, मेजर सच एस आपका इंपोर्ट बैन है, कोटास है, ठीक है, ये सबको क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अदर कंट्रीज के जो एक्सपोर्टर्स है वो एनकरेज होंगे हमारी कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेंड करने के लिए, और हमारी कंट्रीज में भी सेम वैसा ही होगा कि हमारी कंट्रीज के जो एक्सपोर्टर हैं वो एनकरेज होंगे अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट। सो जो फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स होते हैं एंड ऑल्सो गवर्नमेंट है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उनका ट्रेड बैरियर जो होगा वो आर्बिट्रेरली रेज नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। लाइक आप 5% किसी भी चीज में सेस 5% किसी में सपोज कोई टैक्स लग रहा है, किसी भी टाइप का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी है या टैक्स है, ठीक है, तो वो उतना ही होना चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी, बहुत रेयर चांस होगा कि वो 5 से 5.5% हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बट मोस्ट इन द केसेस इट मे बी प्रिडिक्टेबल, ठीक है। लाइक 5% चल रहा है तो मोस्टली 5% ही चलेगा, एंड इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट वो नहीं हो सकता। लाइक आपका सेम प्रोडक्ट है जो दो अलग अलग कंट्रीज से आ रही है, एक आपका बांग्लादेश से आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉटन का क्लॉथ है, एंड सेम आपका जो प्रोडक्ट है, लेट से आपका जो है नेपाल से कोई कॉटन का क्लोथ आ रहा है, ठीक है, तो आप दोनों पे इंपोर्ट ड्यूटी सेम लगाएंगे, डिफरेंट नहीं लगाएंगे, बिकॉज दो अलग अलग कंट्रीज हैं, ऐसे बोल के हम किसी एक कंट्री को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो इट मस्ट बी प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट, एंड विद स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी द इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज्ड, जॉब्स आर क्रिएटेड एंड कंज्यूमर्स कैन फुल्ली इंजॉय द बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन। क्या क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी होगी तो जो आपका ट्रेड है वो इनकरेज होगा, जॉब जो होंगे वो ज़्यादा क्रिएट होंगे, एंड कंज्यूमर्स जो होंगे वो बेनिफिट होंगे थ्रू द कॉम्पिटिशन, बिस चॉइस
चॉइसेस होगी उनके पास, कंज्यूमर के पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होंगी। वो बांग्लादेश से भी आया क्लॉथ खरीद सकते हैं, नेपाल से आया हुआ क्लॉथ भी खरीद सकते हैं, और इंडिया का खुद का मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ है वो भी खरीद सकते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो लोअर होगा। ठीक है, मीन्स कंज्यूमर नीड नॉट टू एक्सपेंड मच। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है उनको, सपोज कोई कॉटन क्लॉथ खरीदना है तो। नेक्स्ट इज मोर कॉम्पिटिटिव। मीन्स मोर कॉम्पिटिटिव मीन्स आपका जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको हमको क्या करना है, डिस्करेज करना है। सच एज आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर अपने प्रोडक्ट को, उनको कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। जिस वजह से क्या होता है, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। सो बाहर जाके उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, तो फिर बाहर की कंट्रीज क्या करती है, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। जैसे आपका चाइना, चाइना के साथ हम करते हैं। चाइना क्या करता है, बहुत बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, अपनी कंट्रीज में, फिर क्या करता है, वो इसको इंडिया में सेंड कर देता है। और इंडिया में कितने रुपए में बिकता है, चाइनीज प्रोडक्ट 5 रुपए 10 रुपए में बिकता है। डू यू नो, 5 रुपए 5 रुपीज 10 रुपीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर, अगर आप सेम वही इंडिया के लोगों का बनाया हुआ सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो दैट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज के आसपास। ठीक है, सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी चाइना से प्रोडक्ट आया हुआ है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, इक्वलाइज कर सके चाइनीज प्रोडक्ट को एंड इंडियन प्रोडक्ट को, तो अल्टीमेटली दोनों का जो कॉस्ट है वो इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, डंपिंग वगैरह जो होते हैं, उसको मिनिमाइज करना, दैट इज ऑफ द डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द बिलो कॉस्ट टू गेन द मार्केट शेयर। इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड द रूल्स ट्राई टू establish and what is fair and unfair and how the governments can respond in particular by charging the additional import duty calculated to compensate for the damage caused by the unfair trade। ठीक है, सो जो इस तरह के अनफेयर ट्रेड है उनको हमको मिनिमाइज करना है, ताकि हमको अपनी कंट्री में एंटी डंपिंग ड्यूटी इस तरह की चीजें लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अ लेस डेवलप्ड कंट्री। क्या बेनिफिशियल की चीजें अवेलेबल है फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री, लाइक हम लेस डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा टाइम देते हैं, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि, और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो भी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप पूरी तरह से नहीं हुई है, तो उनको क्या है, बहुत सारी चीजों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको किसी भी तरह के एग्रीमेंट को अपनी कंट्री में फॉलो कराने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटीज देते हैं। ठीक है, सो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट देता है उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम, ट्रांजिशन पीरियड देता है, विच इज टू एडजस्ट टू द मोर अनफेमिलियर एंड अनफेमिलियर जो कंडीशंस होते हैं उनके लिए। ठीक है, लाइक डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं वो डिफिकल्ट हैं, ठीक है, लाइक बहुत लेंदी हैं, एंड उसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिख दिए जिनको जो है डेवलपिंग कंट्रीज को अचीव करना बहुत मतलब बहुत इमीडिएटली अचीव करना पॉसिबल नहीं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांजिशन पीरियड दे देते हैं, लाइक 10 years और वी कैन से द 20 years। ठीक है, इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उसको वो एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट होता है वो ऑल्सो मेजर्स लेता है कि हम क्या कर सकें, अपने प्रोटेक्ट करें नॉट ओनली द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो द पब्लिक हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ को। बिकॉज अल्टीमेटली हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं डिस्पोज करते हैं। सो डिस्पोज करने से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। ठीक है, हम जैसे कॉमन पीपल है, उनके पब्लिक कॉमन पीपल है, पब्लिक है, उनका हेल्थ पे इफेक्ट होता है, एनिमल की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, प्लांट की हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली क्यों, क्या एनवायरमेंट में क्या आ जाती है, आपकी आपकी एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, ये तीन चीजें पॉल्यूट होंगे, आपका एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा तो प्लांट पॉल्यूट होगा, प्लांट में पॉल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली हम जैसे ह्यूमन और एनिमल इन दोनों की हेल्थ भी क्या होगी, खराब होगी। सो हमको क्या करना है, अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करना है ओवरऑल इन्वायरमेंट को, और ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, सेल करने हैं, इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने हैं जो आपका क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज लेबर स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी तक समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट, सब समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक दैट इज द लेबर स्टैंडर्ड। सो लेबर स्टैंडर्ड क्या होता है कि ऐसे कुछ स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क बनाए गए हैं जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, कि उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनके लिए कैसे हमको चीजें मैनेज करनी है, उनको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, सो लेबर स्टैंडर्ड्स आर दो दैट आर अप्लाइड टू द वे द वर्कर्स आर ट्रीटेड, कि हमको वर्कर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, उससे रिलेटेड चीजें आपके लेबर स्टैंडर्ड में डिफाइन की गई हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल लाइक यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर,
to the right to organize the trade union and to strike से related, minimum wages से related, health and safety condition and working condition. ठीक है, ये सबसे related क्या बनाया गया है, कुछ labor standards बनाए गए हैं that we will study in this part. So labor standard क्या होते हैं? These are the standards which are composed of qualitative and quantitative. दोनों तरीके के standard है. Qualitative भी like working condition कैसा होना चाहिए, and quantitative कि कितने लेबर्स के लिए कितनी स्पेस होनी चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. कितना, अगर एक प्रेमाइस है तो इसमें कितने लेबर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें. And this will establish a particular level of working condition, wage, health and a safety standard. ठीक है. Now core labor standards जो होते हैं which are very important for human right. ठीक है, बिकॉज हमारा अल्टीमेटली एक वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन. वो बोलता है कि राइट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी एनिमल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि आप ह्यूमन राइट को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो आपके खिलाफ केस हो सकता है. आइदर इट में बी द केस जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हो सकता है, आइदर फॉर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप, एक कम्युनिटी है, जो भी है उसके खिलाफ भी हो सकता है. ठीक है, एंड आर रिकॉग्नाइज वाइडली टू अप्रूव द ह्यूमन राइट्स. ठीक है, उससे हमारा जो है बहुत सारी चीजें उससे भी ली गई हैं. ऑल्सो जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा जो लेबर स्टैंडर्ड है वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ठीक है, जो भी हमारा लेबर कोड है, लेबर वेजेस है, जैसे इंडिया में लेबर लॉज के रूल्स अलग है, जो आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा. क्या क्या पढ़ा? लेबर से रिलेटेड कुछ एक्ट्स पढ़े हैं. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा है, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ा है, पीएफ पढ़ा है, पीएफ एक्ट पढ़ा है, बोनस एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ठीक है, सो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोडिफाइड जो लेबर स्टैंडर्ड है, वो वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. लाइक इंडिया अब समवॉट लाइक डेवलपिंग कंट्रीज में स्टिल है, बट फिर भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी डेवलप्ड हो गया है. ठीक है, लाइक अदर फैक्टर्स है, लाइक पर कैपिटा इनकम है, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर कंडीशन, इंस्टीट्यूशन, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू आइडेंटिफाई एंड अचीव द कंसेंसस ऑन द ग्रुप सो कॉल्ड कोर लेबर स्टैंडर्ड. ठीक है, सो क्या होता है कोर लेबर स्टैंडर्ड में? हम तीन चार चीजें फाइंड आउट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए लेबर के लिए, जैसे आपका वर्किंग कंडीशन है, वेजेस है, हेल्थ है, सेफ्टी है एंड अदर स्टैंडर्ड है. ठीक है, एंड ये कुछ कुछ जो लेबर स्टैंडर्ड है वो हम लोगों ने जो है ह्यूमन राइट से भी लिया है, बिकॉज ह्यूमन राइट जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें आपके ह्यूमन राइट्स डिफाइन किए गए हैं फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर एनिमल. किसी भी टाइप का क्रुएलिटी आप एनिमल के साथ नहीं कर सकते हैं, ये भी डिफाइन किया गया है. ठीक है, एंड लेबर स्टैंडर्ड क्या है आपकी वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, जैसे आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम, पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है. ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस हैं. दिस विल क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके जो लेबर स्टैंडर्ड या लेबर फैक्टर्स को. जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कुछ लेबर लॉज पढ़े थे, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पीएफ एक्ट, बोनस एक्ट. ठीक है, ये सारे एक्ट्स पढ़े थे आपने लेबर्स को मैनेज करने के लिए, उनके पेमेंट को मैनेज करने के लिए. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एक्ट है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है. ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो रिलेटेड टू लेबर है एंड ऑल्सो रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO. ठीक है, सो ILO इज एक्चुअली स्टैब्लिश्ड इन 1998. ठीक है, जो क्या करता है, कोडिफाई करता है ऑल द लेबर स्टैंडर्ड. जो हमने इनिशियली जो हमने ये जो लेबर स्टैंडर्ड पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स को हमको डील करना है अंडर द लेबर स्टैंडर्ड, सो ये सारे फैक्टर्स को क्या किया है, ILO ने कोडिफाइड किया है. किन में? एक डॉक्यूमेंट में, दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क. ठीक है, इस टाइटल के साथ ILO ने सारे लेबर स्टैंडर्ड्स को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया है. इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स आते हैं. सो बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस स्टडी द फ्यू हिस्ट्री अबाउट द ILO. सो ILO क्या है? ILO इज यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो 1990 में फॉर्म हुई थी. इधर लिखती हूँ 1990, 1919, दिस इज 9. ठीक है, 1990 में फॉर्म हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है, ये जो है तो बेसिकली लीग ऑफ नेशंस के थ्रू फॉर्म की गई थी. सो इसमें क्या था, ये फॉर्म हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुआ तो लेबर की कंडीशन, ठीक है, जो लेबर वर्क करते थे या जो भी वर्कर्स थे या जो सोल्जर्स थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइट किया था या फिर उससे रिलेटेड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी मशीनरीज उन्होंने बनाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी. ठीक है, सो उसको मैनेज करने के लिए या फिर उनके कंडीशन को बेटर बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और एक आपका यूनाइटेड नेशन
ठीक है। यूनाइटेड नेशन, डू यू नो यूनाइटेड नेशन इसकी सबसे ओल्डेस्ट बॉडी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन का फॉर्म हुआ था 1945 में, ठीक है। बट आपका जो आईएलओ कब बन गया था, 1919 में, ठीक है, 1919 में बन गया था। तो बाद में क्या हुआ, ये इनकॉर्पोरेट हुआ अंडर द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो लिखा है इन 1998, ये जो है आपका ये जो डिक्लेरेशन हुआ इससे रिलेटेड डेट है कि डिक्लेरेशन का डेट कब था, 1998 में ये डिक्लेरेशन आया। अंडर दिस देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो यहाँ क्या है, व्हाट इज द दैट द वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं एंड एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं फ्रीली एंड कलेक्टिवली बार्गेनिंग कर सकते हैं टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। दैट सेम इज रिटन ओवर हियर, दैट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू फॉर्म एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन चूजिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी, ठीक है। वो ट्रेड लाइक लेबर्स के लिए है ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स के लिए होता है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है। सो जो हमारे लेबर हैं वो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, एंड जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयर एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली एंड इन ओपन सोसाइटी। एंड द वर्कर्स क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं विथ एन एम्प्लॉयर कलेक्टिवली एज अपोज टू द इंडिविजुअलिटी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेट फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। Now the second one is elimination of forced labor. So ultimate and the most important जो वर्क था ILO का from the foundation, कि ये क्या करेगा, आपका एलिमिनेट करेगा फोर्स्ड लेबर को एंड स्लेवरी को, ठीक है। बिकॉज ईयरली टाइम में क्या होता था, आपका स्लेवरी बहुत प्रिविलेंट थी, ठीक है। तो स्लेवरी को हटाने के लिए, फोर्स लेबर को जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बंधुआ मजदूर, उसको हटाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। एंड दिस ऑल्सो प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग फोर्स टू वर्क अंडर द प्रेशर, ठीक है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन या ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन बहुत ही प्रेशर होता था वर्कर्स के ऊपर कि उनको जो है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वर्क करना है, तभी वो जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड आपका जो भी वर्ल्ड वॉर वन है उसको फंड हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको सेल करेंगे तो उससे जो पैसे मिलेंगे तभी आप वर्ल्ड वॉर वन को फंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए क्या था, वर्कर्स के ऊपर बहुत प्रेशर था टू परफॉर्म द वर्क। नाउ द थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सो जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है मिनिमम वर्किंग एज फॉर द चिल्ड्रन, कि एक चिल्ड्रन, ठीक है, वो कितना मिनिमम एज का है और वो वर्क कर सकता है, एंड ऑल्सो सम वर्किंग कंडीशंस फॉर द चिल्ड्रन। सो जैसा आपका एक फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। सो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 डिफाइन करता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कब तक वर्क कर सकते हैं। लाइक उसमें लिखा गया है कि द चाइल्ड हु इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, हु कैन वर्क, ठीक है, ही और शी, जो चाइल्ड है ही और शी कैन वर्क फॉर ओनली फॉर 4.5 आवर्स, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें अंदर ये कंडीशन है कि चाइल्ड जो है वो भी ग्रेटर देन 15 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है। वो 14 ईयर्स का एज का होगा तो पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन 15 ईयर्स ऑफ एज या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 ईयर्स ऑफ एज, ही और शी कैन वर्क ओनली फॉर 4.5 आवर्स। बट इन जनरल एक जो मेल एंड फीमेल जो वर्कर होते हैं वो कितना घंटे वर्क करते हैं, 8 आवर्स वर्क करते हैं, बट इन दिस केस ओनली 4.5 आवर्स इज परमिटेड। एंड ऑल्सो उनके लिए कुछ अदर रिक्वायरमेंट है एंड वर्किंग कंडीशन है कि उनको अपना हेल्थ से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि मैं 15 ईयर्स एज के अबव हूँ, मैंने सारे मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर किए हैं, जो भी उनका हेल्थ या फिर सबसे रिलेटेड चेकअप होता है, और उनको एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली दे कैन एम्प्लॉय, दे विल बी एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फोर्थ वन इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेजेस, ठीक है। सो इनिशियली यू नो दैट इन यूएसए एंड यूके क्या होता था कि मेल एंड फीमेल दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता था, ठीक है। सेम पोजीशन पे एक वुमेन कैंडिडेट वर्क कर रही, सेम पोजीशन पे एक मैन कैंडिडेट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो दोनों की सैलरी के बीच डिफरेंस होता था। सो इसको एलिमिनेट करने के लिए भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रिंसिपल बनाया, ठीक है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेजेस। इसको उसके लिए इसके अंदर डिफाइन किया कि इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। अगर कोई कोई मैन है, एक विमेन है, ठीक है, या फिर वी कैन से फीमेल है मेल है, दोनों जो है सेम पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए, किसी भी टाइप का क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड भी एक एक्ट है हमारे इंडिया में, दैट इज द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट। सो लास्ट सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1962, ठीक है। ये एक्ट बनाया गया है इंडिया में जस्ट टू इम्प्लीमेंट दिस,
ठीक है। सो दिस आर द 4 प्रिंसिपल्स। नाउ क्या हुआ फाइनली, इफेक्ट क्या हुआ लेबर स्टैंडर्ड का। सो अल्टीमेटली जो लेबर स्टैंडर्ड जो थे आईएलओ ने जो फ्रेम किए थे, उनका एनफोर्समेंट से क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस विल रिड्यूस द वेज डिफरेंशियल्स बिटवीन द रिच एंड अ पुअर, ठीक है। सो दिस इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द लेबर स्टैंडर्ड। सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक। सो इन दिस वे आपका यूनिट 1 फिनिश होता है।